नमस्कार। चलिए आज समझते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में, जो भारत के संवैधानिक ढांचे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सवाल है तो बड़ा है ना, और इसका जवाब वो छिपा है भारत के संविधान और समाज के बहुत ही गहरे ताने बाने में। तो आइए इस गुत्थी को एक एक करके सुलझाते हैं। तो आज हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम भारत की संवैधानिक दृष्टि को समझेंगे, फिर अधिकारों के अनोखे ढांचे को देखेंगे, जानेंगे कि इस आयोग का जन्म कैसे हुआ, इसकी बनावट और काम क्या है, और आखिर में देखेंगे कि ये जमीनी स्तर पर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे संविधान निर्माताओं की असल में सोच क्या थी। हमारे संविधान को बनाने वालों की सोच बहुत दूर की थी। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा जो कई धर्मों, कई भाषाओं और कई संस्कृतियों का एक गुलदस्ता हो। उन्होंने सिर्फ एक देश नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जो इस विविधता को न सिर्फ बचाए बल्कि उसे और भी मजबूत करे। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और बारीक बात है। देखिए, हमारा संविधान किसी पर अल्पसंख्यक का ठप्पा नहीं लगाता, बल्कि वो बस ये पहचानता है कि हाँ, कुछ समूह ऐसे हैं जिन्हें अपनी खास पहचान को बचाने के लिए कुछ विशेष सुरक्षा की जरूरत पड़ सकती है। तो जोर परिभाषा पर नहीं, बल्कि संरक्षण पर है। तो सवाल ये है कि ये प्रोटेक्शन, ये संरक्षण काम कैसे करता है। इसका जवाब हमें मिलता है अधिकारों के एक दोहरे ढांचे में। इसे ना एक घर की तरह सोचकर देखिए। एक है कॉमन डोमेन, जो उस घर की नींव जैसा है। ये वो अधिकार हैं जो हर एक नागरिक को मिलते हैं और बराबरी को सुनिश्चित करते हैं। और फिर है एक पृथक डोमेन, जो उस घर के अंदर बने अलग अलग कमरे हैं। ये वो खास इंतजाम हैं जो अल्पसंख्यकों को अपनी खास पहचान बनाए रखने के लिए दिए गए हैं। तो ये जो कॉमन डोमेन है, इसमें क्या क्या आता है? इसमें आते हैं वो बुनियादी अधिकार, जैसे कानून के सामने सब बराबर हैं, सबको अपना धर्म मानने की पूरी आज़ादी है, और सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका मिलेगा। ये वो नींव है जिस पर हर भारतीय, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, सुरक्षित और सम्मानित महसूस करता है। और फिर आते हैं ये पृथक डोमेन वाले अधिकार। इनमें अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बचाने का हक शामिल है। साथ ही अपनी पसंद के स्कूल, कॉलेज खोलने और उन्हें चलाने का अधिकार भी है। ये अधिकार ये पक्का करते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय सिर्फ मौजूद ही न रहें, बल्कि आगे बढ़ें और फलें फूलें। अब मन में एक सवाल आता है कि जब संविधान में इतने मजबूत सुरक्षा उपाय पहले से ही थे, तो फिर एक अलग से कमीशन बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, होता क्या है कि कानून अपनी जगह होता है और जमीनी हकीकत अपनी जगह। तो कानूनी सुरक्षा के बावजूद अल्पसंख्यक समुदायों के अंदर कहीं ना कहीं ये भावना बनी हुई थी कि उनके साथ बराबरी का बर्ताव नहीं हो रहा, भेदभाव हो रहा है। बस इसी एहसास को दूर करने और सुरक्षा उपायों को असरदार बनाने के लिए एक संस्था की जरूरत महसूस हुई। और बस यहीं से इस कमीशन के बनने की कहानी शुरू होती है। 1978 में एक सरकारी प्रस्ताव से इसकी शुरुआत हुई। फिर 1984 में इसे कल्याण मंत्रालय के तहत लाया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ आया, वो था 1992 में, जब संसद ने बाकायदा एक कानून पास किया। और फिर 1993 में पहले कानूनी अधिकार वाले राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि आज के दौर में ये कमीशन कैसा है, कौन है इसमें और इसका काम क्या है। कानून के हिसाब से अल्पसंख्यक कौन है? देखिए, इसका एक सीधा सा जवाब है, वो समुदाय जिससे केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर नोटिफाई किया है। तो आयोग का काम इन्हीं नोटिफाइड समुदायों के लिए होता है। और ये संख्या छोटी नहीं है, 19.3%। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत में हर 5 में से लगभग 1 इंसान इन अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों में से है। तो सरकार ने कुल 6 समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है: मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी यानी ज़ोरास्ट्रियन और जैन। ये चार्ट 2011 की जनगणना के आधार पर इन समुदायों की आबादी को दिखाता है, जिसमें मुस्लिम समुदाय सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह है। अब बात करते हैं कि इस आयोग को चलाता कौन है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है। इसमें एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 5 सदस्य होते हैं। इन सभी को केंद्र सरकार नॉमिनेट करती है। तो इसमें कुल मिला के 7 सदस्य होते हैं। और एक बहुत ज़रूरी शर्त है, वो ये कि चेयरपर्सन समेत कम से कम 5 सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों से ही होने चाहिए, ताकि उनका प्रतिनिधित्व पक्का हो सके।
हर सदस्य का कार्यकाल 3 साल का होता है। तो ठीक है, कमीशन बन गया, सदस्य आ गए, पर ये करते क्या हैं? इनका असली काम क्या है जो जमीन पर दिखाई दे? असल में आयोग के कई बड़े और महत्वपूर्ण काम हैं। ये जांचता है कि अल्पसंख्यकों के विकास की योजनाएं कैसी चल रही हैं, ये नज़र रखता है कि उनके लिए बने कानून ठीक से लागू हो रहे हैं या नहीं, अधिकारों के हनन की शिकायतों की गहराई से जांच करता है, रिसर्च करता है और सबसे ज़रूरी, इन सब के आधार पर सरकारों को ठोस सुझाव देता है। अच्छा, किस तरह की शिकायतें यहाँ आती हैं? तो मान लीजिए कहीं पुलिस की ज्यादती का आरोप है, या सरकारी नौकरी से जुड़ा कोई मामला है, या फिर किसी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान से जुड़ा कोई मुद्दा है, या धार्मिक संपत्ति पर कोई विवाद है। ऐसे मामलों में आयोग दखल देता है, अधिकारियों से रिपोर्ट मांगता है और न्याय दिलवाने की कोशिश करता है। तो कुल मिला के देखें तो ये जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, ये भारत की विविधता में एकता वाली सोच का एक जीता जागता सबूत है। ये एक पहरेदार की तरह काम करता है जो ये सुनिश्चित करता है कि हर समुदाय, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा हो, सुरक्षित महसूस करे और देश की तरक्की में भागीदार बने। लेकिन एक सवाल हमें हमेशा सोचना चाहिए, जैसे जैसे हमारा समाज बदल रहा है, इन पहरेदारों को, इन संरक्षकों को भी अपनी भूमिका को कैसे बदलना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें मिलकर ढूंढना होगा।